एक मिनट। ना रे आवाज ना दो दिखा रहे हैं। हाँ तो रहे पर मुझे ऐसा लगता है कि उधर से आवाज़ नहीं आती है। मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, अगर मेरी आवाज़ आ रही है फोन कैसे नहीं आता, इसकी वजह से हैं? 3 4 हो गए। नहीं तो इसको करो ना यार इसको। पाँच तो हेलो, उधर से तो मुझे क्या पता कि मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं है। 4 बंदे हैं मेरे को। यहाँ पे 5 बंदे हैं। देखने आता है। चालू करेगा से चालू कर दिया ना? उधर से यार वो सवाल जवाब करेंगे तो कैसे होगा वो? उससे हो जाएगा माइक का। हैं? कहाँ चल रहे थे? कुछ है ही नहीं। स्वागत है सर। लेकिन वहाँ से कोई सवाल जवाब आएगा तो कैसे होगा, खुद ये तो बताओ। आवाज़ कम है। आप सीधा बोल सकते हैं, ट्रैक नहीं कर सकते। मित्रों नमस्कार जी 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 मित्रों नमस्कार। प्रगतिशील लेखक संघ उत्तर प्रदेश का मैं बहुत आभारी हूँ कि आज एक लेखक के रूप में मुझे यानी भगवान दास मोरवाल को उसके रचना प्रक्रिया, कुछ रचनाओं के पाठ और एक बातचीत का सिलसिला आज हम शुरू करते हैं। मैं अगर अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बात करूं तो सवाल ये है कि एक लेखक के लिए रचना प्रक्रिया एक ऐसा टेढ़ा, जिसको कहना चाहिए, सवाल है कि जिसका कि जवाब देना लेखक के लिए बहुत मुश्किल है। सवाल यह है कि रचना प्रक्रिया आखिर क्या चीज़ है। बहुत सारे मित्र हमारे यहाँ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राही जी हैं, फरत रिजवी साहब हैं। मेरा अपना ये मानना है मित्रों कि रचना प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ कागज़ और कलम का जो संबंध है वो ही नहीं होता। रचना प्रक्रिया दरअसल एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके बहुत सारे आयाम हैं। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि मैं अब आपके सामने बैठा हूँ और आपसे रूबरू हूँ और अपनी बात में कह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, मेरे मन मस्तिष्क में जो मेरी कोई रचना है उसका भी जो क्या चल रहा है मेरे मन में किसी रचनाओं को लेकर, वो भी एक रचना प्रक्रिया का हिस्सा है। इंदु विभव जी, श्री बहुत बहुत नमस्कार। कामता प्रसाद जी, के.आई. सोनकर जी, सबका स्वागत है। तो मैं रचना प्रक्रिया के बारे में मैं कुछ बताऊं। दरअसल रचना प्रक्रिया एक ऐसा कहना चाहिए ऐसी प्रक्रिया है कि जो लेखक के मन में और उसके दिमाग में हर वक्त चलता रहता उसकी रचना को लेकर। अब मान लीजिए जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ और सामने एक फेरी वाला नीचे से, आपके यहाँ भी आवाज़ आ रही होगी, और मुझे कुछ ऐसा दृश्य
निर्मित करना है, बनाना है शब्दों के माध्यम से, तो बीच बीच में जो ये फेरी वाले की आवाज़ है, ये भी एक तरह से रचना प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं इसका एक बहुत छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ कि मेरा एक उपन्यास है रेत। ये उपन्यास आया था 2004 में, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस उपन्यास रेत से पहले लगभग 14 साल पहले एक मेरी कहानी साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपती है और एक पेज की कहानी थी, बिल्कुल वही पृष्ठभूमि, वही गाजू की जो मेरे उपन्यास का। लेकिन मज़े की बात यह है कि उसके बाद उस कहानी के प्रकाशित होने से और उपन्यास रेत के आने से पहले काला पहाड़ आता है, उसके बाद मेरा दूसरा उपन्यास पावल तेरा देश में आता है। जब ये दोनों उपन्यास लिखे जा चुके, लेकिन कहीं न कहीं वो जो गाजू की जो रेत की पृष्ठभूमि है, वो कहीं न कहीं दिमाग में के कंप्यूटर में वो जमा थी। जब ये उपन्यास शुरू किया गया तो वही चीज़ें जो उस कहानी में थी 14 साल बाद फिर से रिफ्लेक्ट होती हैं मेरे उपन्यास में। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो रचना प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ, एक लेखक के मन में। मेरा अपना ये मानना है कि रचना प्रक्रिया के लिए जो सबसे अहम बात किसी लेखक के लिए है, वो है उसकी स्मृति। अगर किसी लेखक के पास स्मृतियाँ नहीं हैं, तो जो वो रचनात्मक उसका यथार्थ है, जो रचनात्मक जो कल्पना है, वो भी नहीं कर सकता वो। अगर मनुष्य के पास स्मृतियाँ नहीं हैं, तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता। रचना प्रक्रिया दरअसल एक ऐसी संश्लिष्ट प्रक्रिया है कि उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। और मैं अगर एक बात कहूँ कि पिछले 5 वर्ष में मेरे लगभग इतने ही उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। जैसे 2014 में मेरा उपन्यास आता है नरक मसीहा, जो कि भारत में तेज़ी से बढ़ती एनजीओ संस्कृति को केंद्र में रखकर लिखा गया था। 2016 में फिर एक और उपन्यास आता है हलाला। 2018 के आखिर में आता है सुर बंजारन। 2019 में नवंबर में आता है वंचना, और फरवरी इसी साल 20 में आता है शकुंतिका। यानी ये जो उपन्यास की गति है लिखने की, तो जाहिर सी बात है कि इसमें किस तरह की रचना प्रक्रियाओं का एक लेखक के रूप में मैंने इस्तेमाल किया होगा, किन तत्वों को इस्तेमाल किया होगा, किन टूल्स का, किन औजारों को इस्तेमाल किया होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मज़ेदार चीज़ ये है कि अभी हाल में मैंने अपना एक नवा उपन्यास पूरा किया है। ये उपन्यास दरअसल हसन खां मेवाती को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसके केंद्र में हसन खां मेवाती है। पता नहीं मित्रों, आप हसन खां मेवाती के बारे में कितना जानते हैं। हसन खां मेवाती दरअसल वो शख्स था कि जिसने कि 1527 में 17 मार्च 1527 में जो बाबर के ख़िलाफ़ राणा सांगा की जो जंग हुई थी खानवा में, उस जंग में हसन खां मेवाती बाबर के ख़िलाफ़ राणा सांगा के साथ मिलकर वो जंग लड़ी थी, और उसी जंग में हसन खां मेवाती शहीद हो गए थे। तो इस उपन्यास के केंद्र में हसन खां मेवाती है, लेकिन बगैर बाबर को समझे हसन खां मेवाती पर आप बात नहीं कर सकते। और हसन खां मेवाती ही नहीं, क्योंकि 1527 में तो हसन खां मेवाती शहीद हो जाते हैं, तो खाली हसन खां मेवाती से बात नहीं बनती है। मैंने इस उपन्यास को दरअसल अब्दुल रहीम खाना खाने तक
मैं इसको लेकर गया हूँ। शायद बहुत कम लोगों को पता है कि अब्दुल रहीम खाने की माँ सलीमा बेगम दरअसल इसी हसन खां मेवाती के चचेरे भाई जमाल खां की छोटी बेटी थी, जिसका कि निकाह बैरम खां से हुआ था। बड़ी बहन शाहबानू का निकाह हुआ था हुमायूं से और छोटी का हुआ था बैरम खां से। और हम फिर सब जानते हैं कि अब्दुल रहीम खाना ब्रज के बहुत बड़े कवि हुए। और मज़ेदार ये है कि मेरा वास्ता जिस मेवात से है, उस मेवात से ही सटा हुआ मेरा ब्रज वाला इलाका है। तो मैं अक्सर कई बार कहता हूँ कि अब्दुल रहीम खाना ब्रज के नहीं, मेवाती के भी कवि हैं। ये सब सारी रचना प्रक्रियाओं में इतिहास का भी बहुत बड़ा योगदान है। आपकी इतिहास की समझ क्या है, आपकी राजनीति की समझ क्या है, आपकी सामाजिक समझ क्या है, ये सब एक लेखक की, जिसको कहना चाहिए कि रचना प्रक्रिया का हिस्सा है। लेखक के लिए एक और बहुत बड़ा तत्व जिसको कहना चाहिए, उसकी रचना प्रक्रिया में जो कहना चाहिए कि जो एक बहुत बड़ी भूमिका है, वह है उसकी वैचारिकता। सवाल यह है कि क्या किसी लेखक की वैचारिक प्रतिबद्धता ज़रूरी है किसी लेखक के लिए? मैं इसका अगर जवाब दूं तो मेरा मानना यह है कि बगैर वैचारिक प्रतिबद्धता के कोई लेखक नहीं हो सकता। चाहे आप इधर के हों चाहे उधर के हों, आपको एक वैचारिक प्रतिबद्धता के तहत अपना रचना तो करना पड़ेगा ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि रचना, ये जो वैचारिक प्रतिबद्धता है, सच तो यह है कि ये रचना वैचारिक प्रतिबद्धता दरअसल हमारा जो जीवन है, जो जीवन संघर्ष है, उससे पैदा होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के हिस्से हो, CPI, CPML या किसी दूसरी पार्टी के। आप की जो समझ बनती है, वो समझ आपके जीवन संघर्ष और सामाजिक परिवेश के चलते बनती है। तो इस तरह से बहुत सारे तत्वों को हम शामिल करके वो रचना प्रक्रिया का हम हिस्सा बनते हैं। मैं जैसे कई बार ये कहता हूँ कि कई बार कुछ रचना जिसको कि पाठक इस भ्रम में होता है कि जो वो पढ़ रहा है, जो वो संवाद पात्रों में जो हो रहे हैं, उनसे उस भ्रम में होता है कि यही यथार्थ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। दरअसल लेखक अपनी रचना कौशलता से, अपनी कल्पना से जो सूचनाएं वो एकत्रित करता है, उसको वो इतना प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाता है कि पाठक को लगता है कि ये सच्चाई है, जबकि ऐसा नहीं है। भले ही वो कितना ही यथार्थवादी आपको उपन्यास लगता हो, रचना लगती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। लेखक उसमें इतना कहना चाहिए कितना घालमेल करता है एक बार कि वो पकड़ में नहीं आता है। मुझसे एक बार राजेंद्र यादव जी ने एक बड़े मज़ेदार बात कही और मैं उसको सूक्त वाक्य की तरह आज भी उसको मैं अपने उसमें रखा हुआ है, मैंने अपने दिमाग में। उन्होंने कहा, वो उसी जिस टोन में उन्होंने बात की, मैं उसी टोन में कहता हूँ कि यार तुम डिटेल्स बहुत देते हो। मैंने कहा मतलब? कहने लगा तुम इतनी डिटेल देते हो कि जो तुम्हारे झोल हैं रचना के, उसको पाठक पकड़ नहीं पाता। अब ये बात सुनने में बहुत मामूली लग सकती है, लेकिन ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात भी है और मैं उसको एक कॉम्प्लीमेंट की तरह मैं इसको मानता हूँ। ये किसी भी लेखक के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि वो अपने रचना कौशल से, अपनी डिटेल से पाठक का जो ध्यान है उस पर जाने ही नहीं देता है कि वो उस लेखक की कमज़ोरियों को, उस जो झोल हैं, उनको पकड़ सके।
तो मित्रों, रचना प्रक्रिया दरअसल एक ऐसा कहना चाहिए कि एक ऐसा ताना बाना है। मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि लेखक के लिए उसको व्याख्यायित करना बहुत मुश्किल है। उसमें इतने सारे वो कहना चाहिए कि कुछ ऐसे तत्वों को शामिल करता है। अब चूँकि मैं आज ये बात बड़े दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि जिस तरह की मेरी उपन्यास लिखने की गति है, जैसे मैंने कहा कि 5 साल में मेरा 6ठा उपन्यास है लगभग, तो ये सुनने में आपको ये बड़ी अतिशयोक्ति भी लग सकती है। और बहुत से लोगों को, मित्रों को, मुझे ये सलाह भी दी जाती है कि अब आप अपने लिखने की गति थोड़ी धीमी रखिए। मेरा अपना ये मानना है कि किसी भी लेखक का ये एक समय होता है जिसमें उसकी लेख की उर्वरता अपने कहना चाहिए कि चरम पर होती है। और हो सकता है कि मैं आज उस दौर से गुजर रहा हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, और जब मैंने अपना एक नया उपन्यास पूरा किया है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आगामी 2 वर्षों में मेरे 2 उपन्यास, जिसकी कहना चाहिए कि वो जो रचना प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से मैं चीज़ें जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, है ना, जो भी मुझे उस थीम से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें मैं लेकर आऊँगा। मैं जब ये उपन्यास लिख रहा था बाबर और हसन खां मेवाती से संबंधित, दरअसल इसमें बात ये थी कि हसन खां मेवाती जब 1527 में शहीद हो जाते हैं और मुझे चीज़ें लानी थी अब्दुल रहीम खाना खाने तक, तो सवाल ये है कि 1527 से लेकर और अब्दुल रहीम खाना खाने तक का जो इतना बड़ा जो अंतराल है, उसको कैसे भरा जाए। एक क्रोनोलॉजी होती है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद आप 10 या 15 पर नहीं पहुंच जाते। तो ये जो बीच का अंतराल है, तो उस रचना पर काम करते हुए मेरे मन में ये बात आई कि इस समय भी जो ये बीच का दौर है, इसमें भी तो कुछ चीज़ें चलती रही होंगी। तो पता चला कि उसी दौर में हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू या हेमू बक्काल कहा जाता है, हेमचंद्र या हेमू बक्काल दरअसल रेवाड़ी में रहते थे उस वक्त, हरियाणा का रेवाड़ी, जो हमारा मेवात का ही हिस्सा लगभग। उनका संबंध तो अलवर की राजगढ़, जो एक कस्बा है जहाँ के हमारे वरिष्ठ पत्रकार और समाजशास्त्री रामशरण जोशी का जिस संबंध है, उस गांव के, उस राजगढ़ के पास एक मसेड़ी गांव है, वहाँ थे। उनके पिताजी राय पूरनमल रेवाड़ी आ जाते हैं। उसी दौर में इब्राहिम खां सूर, जो कि शेरशाह सूरी के दादा थे, वो भी नारनौल में आते हैं, थे अफगानी वो। और फरीद खां, शेरशाह सूरी का जो असली नाम है, बचपन का नाम, वो फरीद खां। फरीद खां का आना जाना हेमू के परिवार से था। हम बहुत सब ज़्यादातर जानते हैं, जो इतिहास से थोड़े वाबस्त हैं, हम जानते हैं कि हेमू ने अफ़गानों को जो शोरा जिसको कहते हैं, जिससे बारूद बनता है, वो उसके लिए सप्लाई करता था। और शेरशाह सूरी से उसके बहुत अच्छे संबंध। तो वो जो पीरियड था, उसको मैंने हेमू बक्काल और शेरशाह सूरी से, चौसा की लड़ाई से लेकर और रोहतास, बिहार के रोहतास तक की पूरी यात्रा है। और फिर वो जाकर उसके बाद फिर वो रहीम के बाद बात आती है। रहीम के बारे में एक बहुत मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं। मैंने बताया कि उनकी माँ सलीमा बेगम, जो कि एक मेव सरदार की बेटी थी, जब उनका निकाह महाम अनगा, जो कि अकबर की दाई माँ थी, उसकी बेटी महाबानो से जब हुआ निकाह रहीम से, तो महाबानो ने रहीम से एक सवाल किया कि हुजूर, आपकी इतनी अच्छी हिंदवी कैसे है, ये ज़बान हिंदवी इतनी अच्छी कैसे है। तो अब्दुल रहीम खाना महाबानो को जवाब देते हैं कि महा,
मैंने इसमें महा का इस्तेमाल किया, जबकि बानो भी कहते हैं कुछ। मैंने तो जवाब देता है कि महा, आपको सुन के हैरानी होगी कि मैं आधा मुसलमान और आधा हिंदू हूँ। महाबानो जैसे ही सुनती है कि इस मुसलमान तो समझ में आते, आधा हिंदू क्या है, तब वो बताता है कि मेरी माँ दरअसल राजपूत वंश के, जो कि हसन का मेवाती से उनका कहना, आशय हसन का मेवाती से था। मेरी माँ उन राजपूत सरदारों की बेटी है। आपको सुन के शायद ये आश्चर्य हो कि जो मेवात के मेव मुसलमान हैं वो दरअसल कन्वर्टेड हैं। अपने आप को ये लोग यदुवंशी और कहना चाहिए कि चंद्रवंशी कहते हैं। और फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में जो दो भाई थे, ये सामरपाल और शोकरपाल, इस चिराग दहलवी साहब के पास एक सूफ़ी हुआ करते थे, निज़ामुद्दीन औलिया के वंशजों में से थे। उनके पास जाते हैं वो किसी कारणवश, क्योंकि मेवातियों के बारे में एक ये कहा जाता है कि इनके डर से दिल्ली के दरवाजे शाम को बंद हो जाते थे। ये बहुत सारी चीज़ें इस उपन्यास में जो मैंने कोशिश की है, मैंने कोशिश ये की है कि तथ्यों को किस तरह से प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाया जाए, उसको मैंने इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अभी जैसे फ़रत रिजवी साहब की ने अभी अपना एक टिप्पणी की है कि अर्जुन का कड़ा, दरअसल रिजवी साहब क्या है कि मेवात में एक बहुत बड़ी परंपरा है। मेवात के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बात इतनी बड़ी दिलचस्पी चल रही है कि मैं रचना प्रक्रिया को छोड़कर इस पर जानबूझ के आ रहा हूँ, क्योंकि हमें कुछ ऐसे पक्षों से परिचित होना चाहिए। मेवात के एक जन कवि थे सादल्ला, उन्होंने पंडून का कड़ा नाम से, पंडू कहते पांडव, कड़ा कहते हिस्से, पंडून का कड़ा नाम से महाभारत लिखी थी। उन्होंने 3 कड़े लिखे थे, 3 भाग लिखे थे, और बाकी के 2 हिस्से उनका एक शिष्य था नबी खां, उसने पूरे किए थे। और आज भी मेवात के शादी ब्याहों के अवसर पर पंडून का कड़ा बाकायदा गाया बजाया जाता है। आप किसी शाम को मेवात में किसी चौपाल पर बैठ जाए, किसी थड़ी बैठक पर बैठ जाइए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बातों बातों में महाभारत का किस्सा नहीं चला। ये मेवात की ये ताकत है। दरअसल मुझसे किसी ने पूछा कि जो 20 साल पहले मैंने काला पहाड़ लिखा था मेवात की पृष्ठभूमि को लेकर, अगर मैं आज उसी मेवात के ऊपर कुछ लिखूं काला पहाड़ जैसा, तो कैसा होगा वो। मित्रों, मेरा ये मानना है कि वो उपन्यास काला पहाड़ की तरह नहीं होगा। जिस तरह से हालात, जिस तेज़ी से मेवा और दूसरे जैसे गांव देहातों में इस देश के हालात बदले हैं, उसी तरह से मेवात के हालात भी बहुत तेज़ी से बदले हैं। मुझे लगता है कि इस बातचीत के दौरान मैं दरअसल 2 अंश आपको सुनाना चाहूँगा। एक तो ये मेरा एक सुर बंजारन ये उपन्यास है। ये उपन्यास दरअसल हाथरस शैली की जो नौटंकी है, उस नौटंकी की एक अदाकारा रही हैं कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी वो शख्स थी 70 और 80 के दशक में, इनका वो रुतबा था कि ये जो शो करने जाती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेवात, पूर्वी राजस्थान और दूसरी जगहों पर, ये अपनी गाड़ी से शो करने जाती थी। शिकोहाबाद की हैं, आज भी जिंदा हैं। और इनका उस दौर में जो सबसे बड़ा एक सामाजिक, देखिए हर कलाकार का, हर लेखक का उसकी अपनी कला के अलावा
एक और योगदान होता है, अवदान होता है, और वो होता है उसका सामाजिक अवदान। तो वो होता है उनका सामाजिक अवदान। कृष्णा कुमारी का सबसे बड़ा सामाजिक अवदान यह था कि जब 70 और 80 के दशक में जब हमारे यहाँ सांस्थानिक यानी एजुकेशनल इदारों का विस्तार हो रहा था, तो लोग कृष्णा जी को शो के लिए बुलाते थे, और उस शो से जो पैसा चंदा इकट्ठा होता था उससे उस इदारे की उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का ही कहना चाहिए कि उसकी बिल्डिंग बनती थी। मैं जिस कस्बे का मेरा संबंध है, जिस कस्बे से, वहाँ आज जो गवर्नमेंट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, उस कॉलेज के जो 3 कमरे बने हुए हैं वो 74-75 में इन्हीं कृष्णा जी के शो से जो चंदा पैसा इकट्ठा हुआ था उसी का बना हुआ है। मैंने इनका शो उसी दौरान देखा था, और आप कल्पना करिए, ये भी एक रचना प्रक्रिया का ही हिस्सा है कि मैं जिस एक अदाकारा का शो, इसमें कि अमर सिंह राठौर, हरीशचंद्र तारामती, पूरनमल, भक्त पूरनमल, इस तरह की कुछ इनके जो बहुत लोकप्रिय नौटंकी होती थी। और नौटंकी के बारे में मित्रों में जो मेरी जानकारी है, ये दरअसल इसके 2 घराने हैं, मैं इसको शैली कहूँगा। ये 2 घराने हैं। हाथरस पहला कानपुर, जिसके त्रिमोहन लाल जी थे, और दूसरा हाथरस घराना, हाथरस शैली, जिसके कि पंडित नथाराम शर्मा गौड़ थे। उसी नथाराम शर्मा गौड़ जिसका कि सुल्ताना डाकू, लैला मजनू, शहजादी नौटंकी, अमर सिंह राठौर, मैं कितने बताऊं। ये 2 शैलियां थी, और कृष्णा कुमारी की जो संबंध रहा है वो हाथरस शैली की नौटंकी से रहा है। यानी हमने ऐसे ऐसे शो देखे हैं कि जिनमें कि 20-20 हज़ार के दर्शक हुआ करते थे। आप कल्पना करिए कि जिन दिनों तीसरी कसम रिलीज़ हुई थी, ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि शैलेंद्र की जो फिल्म तीसरी कसम है, जो कि पूरी नौटंकी परंपरा, और उसमें हाथरस और कानपुर दोनों शैलियों का मिश्रण है, वही झील नक्काड़ों का इस्तेमाल, वही हारमोनियम का इस्तेमाल। तो आखिरकार उसका क्या कारण है? तो कहते हैं कि शैलेंद्र जी के पिताजी रेलवे में थे, और वो वर्षों तक वहाँ काम किया उन्होंने, रेलवे मथुरा में। तो मैं उसी का एक अंश आपको छोटा सा सुनाने जा रहा हूँ। कोशिश ये करूँगा सिर्फ कि इसका चूँकि देखिए होता क्या है कि अंश सुनाने का कोई वैसा कोई बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा अंश है। और आप देखेंगे कि पंडित नथाराम शर्मा गौड़, जिसने कि हाथरस शैली की नौटंकियों की रचना की थी, उनकी आप विद्वता देखिए कि अंग्रेज़ी में भी बहर तबील जो नौटंकी के छंद हैं, दोहा, बहर तबील, दौड़, ये छोटा सा अंश है। ढलती कार्तिक की गहराती रात में गंगा घाघरा दोआब के पाटों से उठती धुंध, और उसमें घुली पेटी बाजे की विलंबित धुन, झील नक्काड़े की खनक और इनकी संगत करती ढोलक की थाप के साथ अमर सिंह राठौर के किरदारों के सुर अचेत रागनी के कानों में रह रहकर घुलते रहे। रागनी इसकी नायिका है, जो कि कृष्णा कुमारी है। उसे तो यह भी पता नहीं चला कि कब बोल अटल छत्र की जय का उद्घोष हुआ और कब शो खत्म हो गया। हाँ, डायरेक्टर सूरज प्रसाद शर्मा के सुझाव पर ढेला गुरु को जो छूट मिली उसे उसने पूरा फायदा उठाते हुए आजमगढ़ के जुजी मैदान पर कैनवास की थरथराती दीवारों में कैद दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। ऐसा मनोरंजन कि जब जब दर्शकों का ठहाका गूंजता
तब लगता विशाल विशाल समंदर की लहरें ठाका मार रही हैं। ये सांगीत शिरोमणि पंडित नाथाराम शर्मा गौड़ के रचनात्मक कौशल व उनकी कल्पना का ही कमाल है कि मंगलाचरण के बाद, ध्यान दीजिए कि मंगलाचरण के बाद महारानी एलिजाबेथ की अंग्रेजी के दोहा, चौबोला और दौड़ में ये अद्भुत तारीफ की है। तो वो क्या है मित्रों, इसको सुनिए। ये अंग्रेजी में लिखी है उन्होंने। एलिजाबेथ सेकंड इम्प्रेस गुड ग्रेशियस स्ट्रॉन्ग प्रेयर दिस आवर्स इज मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग रूल बेनिफिसेंट कंटिन्यू fortunate we are all having queen good like you. Under English sovereigns we received blessing new of all of them had do good to us in their view. मगर कंपनी के साक्षर हास्य कलाकार ढेला गुरु ने अपनी मौलिक परिकल्पना का इस्तेमाल कर इसे इस अंदाज में पेश किया जिसे सुनकर दर्शकों के पेट में हंसते हंसते बल पड़ गए। अगले दिन कुदरत मास्टर ने हंसते हुए अपने डायरेक्टर सूरज प्रसाद से मजाक के लहजे में कहा, दादा, इन फिरंगियों ने हमारे मुल्क पर सालों तक जो जुल्म किए थे उनसे बदला लेने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। उनकी ज़बान की हमारे ढेला गुरु ने जिस तबीयत से टांग तोड़ी है उसे देखकर मज़ा आ गया। कुदरत साहब, हमारी बला से उनकी ज़बान की टांग टूटे या हाथ, हमें तो अपना शो पिटने से बचाना था। जैसे हालात बन गए थे उससे हमें ढेला गुरु ही एक हद तक बचा सकते थे। दरअसल नौटंकी में एक विदूषक का भी एक पात्र होता था। विदूषक क्या करता था कि बीच बीच में दरअसल जब दृश्य परिवर्तन होते थे तो उसमें आकर दर्शकों को रोकने के लिए उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती थी। मुझे पता था कि अगर ढेला को थोड़ी सी छूट दे दी तो वह पूरा स्टेज संभाल लेगा और उसने ऐसा करके दिखा भी दिया। मगर दादा, इतनी छूट भी ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि इस छूट के चक्कर में कहीं असली खेल से हम हाथ ही धो बैठें। जनता कहीं चौबोला, बहर तबील, ठुमरी, झूलना, दौड़, दोहा की जगह ढेला गुरुओं की ही डिमांड करने लगे। आपकी इस फिक्र से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ, पर कुदरत साहब कभी कभी हालात ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। चलिए, अंत भला सो सब भला कहते हो कुदरत मास्टर को जैसे कुछ याद आ गया। दादा, रागनी की तबीयत कैसी है? दरअसल मैं उसी की खैरियत जानने के लिए ही निकलने वाला था। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इसके बाद दोनों रागनी के कैंप की तरफ बढ़ गए। ये सुर बंजारन का एक छोटा सा हिस्सा था। जैसा कि हालांकि मैंने जैसे बताया कि किसी अंश से आप किसी उपन्यास की पूरी तासीर को नहीं भांप सकते, बस आप ये कर सकते हैं कि आपको पता चल जाए कि ये उपन्यास किस तरह का है या कैसा हो सकता है। मैं एक और छोटा सा अंश जिसको कहना चाहिए कि जो अभी हाल में जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, हसन खां मेवाती, उसका छोटा सा अंश है। दरअसल ये हसन खां मेवाती पर भी ये उपन्यास नहीं रह गया। ये पूरा का पूरा लगभग 13वीं सदी से लेकर लगभग 16वीं सदी तक इसमें 500-600 वर्षों का, सालों का एक पूरा लेखा जोखा है। ये दरअसल उस वक्त का वाक़या है कि जब पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में जिसमें कि इब्राहिम लोदी मारा गया था, उसकी 1 लाख की सेना को बाबर की सिर्फ 15,000 की सेना ने हरा दिया था। और इसी युद्ध में हसन खां मेवाती का एक बेटा ताहिर खां को कैद कर लिया गया था। अब सवाल तो ये है कि ताहिर खां वहाँ करने क्या गया था और इब्राहिम लोदी का उससे क्या संबंध था। दरअसल इब्राहिम लोदी और हसन खां मेवाती दोनों मौसेरे भाई थे। यह आपको सुन के बहुत हैरानी होगी।
तो ये उसी का एक छोटा सा अंश है। और ये तब का है कि जब हसन खां मेवाती के एक अहलकार करमचंद हसन खां मेवाती को, उस बेटे को, ताहिर खां को आगरा से बाबर की कैद से छुटा कर लाता है, यानी उसे बिना अनुरोध करता है, वो किसी लड़ाई झगड़े से नहीं। तो जो करमचंद है वो आगरा की तरफ, आगरा से आ रहा, और जैसे अलवर के पास पहुंचता है वो, तो ये उस वक्त का ये वाक़या है, दृश्य है। मगरिब की अजान, उत्तर पूर्व में दूर आसमान में उठता गर्दा, गर्दे में लिपटी धुंधली आकृतियाँ, किले की बुर्जी पर तैनात सिपाही की जैसे ही गर्दे पर नज़र पड़ी तो समझ गया कि आसमान में उड़ती धूल में लिपटी, हवा से बातें करती ये धूसर आकृतियाँ किसकी होंगी। बल्लम को उसने वहीं पटका और बुर्जी से नीचे उतर कर नीचे आया। एक बार तो वह नीचे उतरती सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा। शाही महल के दीवान में हसन खां, उसका चचेरा भाई जमाल खां, फतेह जंग और कुछ खास स्पेसालार किसी सोच में गुमसुम बैठे हुए हैं। हसन खां ने न जाने किस बेख्याली के चलते कुछ देर पहले ताज़ा की गई फर्शी से जैसे ही लंबा कश लिया, उसे ऐसी खांसी उठी कि खांसते हुए उसकी कंचे सी मोटी मोटी आंखें बाहर निकल आई। आंतें जैसे रह रहकर बाहर निकलने को होने लगी। उसने फर्शी से नए जमाल की तरफ घुमा दी। इससे पहले कि जमाल का कश लेता, अचानक सामने एक बदहवा सिपाही को देख सबको हैरानी हुई। ऐसा क्या संकट आ गया जिससे अवगत कराने वह इस तरह बदहवासी के साथ दौड़ा हुआ आ रहा है। उसे देख दीवान में बैठे सारे सिपहसालार हरकत में आ गए। उनकी मुट्ठियों की पकड़ भाले, बल्लम और तलवारों के मुठों पर मजबूत होती चलेगी। वे किसी सन्निकट अनिष्टता की कल्पना भर से अपनी अपनी जगह पर मुस्तैद हो गए। अब्दुल, क्या हुआ? इस तरह क्यों हाँफ रहा है? एक सिपहसालार ने बुर्ज से उतर कर आए सिपाही से पूछा। जनाब, उधर दहली की तरफ। क्या हुआ दहली की तरफ? इस बार हसन खां मेवाती अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला। हुजूर आली, उधर दहली की तरफ से अहलकार करमचंद। क्या हुआ हमारे अहलकार को? अब्दुल नाम के सिपाही के वाक्य पूरा होने से पहले अक पकाते हुए हसन खां मेवाती ने पूछा। हुजूर, सुनो तो सही, वे दिल्ली की तरफ से सरपट चले आ रहे हैं। इस बार अब्दुल नाम का सिपाही बमुश्किल अपनी बात पूरी कर पाया। चले आ रहे हैं? हसन खां ने जैसे पुष्टि करते हुए पूछा। जी हुजूर आली, या मेरे परवरदिगार, हमारा अहलकार कोई अच्छी खबर लेकर आए। हसन खां मेवाती ने आसमान में अपने दोनों हाथ उठाते हुए कहा। अहलकार करमचंद के आने की खबर पूरे शाही महल में आग की तरह फैल गई। अपने अहलकार के आने की खबर अलावल खां और उसके छोटे भाई हुसैन खां को मिली तो वे दोनों भी गिरते पड़ते से दीवान में आ गए। अलावल खां हसन खां मेवाती के वालिद थे। जनाल खाने में बेचैनी व्याप गई। शाही महल में जगह जगह तैनात सिपाही महल के मुख्य दरवाजे पर इकट्ठे हो गए और परकोटे तक ऊपर जाती सीढ़ियों पर सबकी नज़रें चिपक गईं। ऐसे लगने लगा जैसे अहलकार करमचंद सालों बाद इस किले में लौट रहा है। जैसे ही धूसर गर्दे में लिपटी घुड़सवारों की छोटी सी टुकड़ी किले की सीढ़ियों को पार करने लगी, सबकी निगाह उन पर ठहर गई। आगे आगे अहलकार करमचंद और उसके पीछे पीछे 4 घुड़सवार जिस गति से चढ़े आ रहे हैं, इतनी गति से इससे पहले किसी ने किसी के घोड़े को चढ़ते हुए नहीं देखा। किसी का इस पर ध्यान ही नहीं गया कि कब इन घुड़सवारों की टुकड़ी के कदम किले की पहली सीढ़ी पर पड़े और कब ये ऊपर आती 700 सीढ़ियों को पार कर किले के सहन में पहुंच गए। तो मित्रों, ये 2 हिस्से जो मैंने सुनाए, ये मेरे एक उपन्यास जो अभी अभी पूरा हुआ है और एक जो मेरा उपन्यास प्रकाशित हो चुका है सुर बंजारा, उन दोनों को उसमें से हिस्से में। अब चूंकि इस कार्यक्रम के पूरे स्लॉट में 2 स्लॉट पूरे हो चुके हैं, रचना प्रक्रिया और पाठ रचनाओं। अगर किसी मित्र के मन में कोई ऐसा सवाल आ रहा है कि जिसे कि आपको लगता है कि ये लेखक से पूछा जाना चाहिए और कुछ
शंका आशंका अगर मन में है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका संतोषजनक जवाब देने का। बहरहाल मैं बात अपनी आगे पूरी रखता हूँ। चूँकि मुझे अभी दूसरी तरफ से कोई इस तरह का अभी संकेत नहीं मिला है कि मुझे अभी कितनी देर तक ये अपनी बात जारी रखनी है, तो मैं फिर से अपनी बात पर वापस आता हूँ और मैं जो मेरा अभी तक का जो यात्रा रही उपन्यासों की, मैं उस पर बात करूं। मैं आपको एक बात बता दूं मित्रों कि लगभग पिछले 15 वर्षों से, मैं पहले कहानियां भी लिखता था, लेकिन पिछले 15 वर्षों से मैंने कहानियां लगभग जैसी भी मैं अच्छी बुरी लिखता था उसको मैंने छोड़कर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपना ध्यान उपन्यासों पर केंद्रित किया। और उसका परिणाम यह निकलने लगा है कि एक के बाद एक अलग अलग विषयों को लेकर अगर मैं कहूँ कि जैसा कि मेरा पहला उपन्यास काला पहाड़ था, और काला पहाड़ के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर मेवात को जानना है तो काला पहाड़ को पढ़ा जाए। उसके बाद दूसरा मेरा उपन्यास 2004 में आता है, उसका नाम है बाबल तेरा देश में। बाबल तेरा देश में। दरअसल ये शीर्षक मेवाती जन कवि सादुल्लाह का एक दोहा है, बहुत मशहूर दोहा है, और वो दोहा इस तरह है कि बाबल तेरा देश में। बाबल का जो यहाँ प्रतीक है वो पिता नहीं है। बाबल यहाँ बाबुल जिसको कहना चाहिए, बाबुल यानी पिता, यहाँ प्रतीक है पितृसत्तात्मक समाज का। जो पितृ व्यवस्था है उस प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है कि बाबल तेरा देश में एक बेटी एक बैल हाथ पकड़ के दीनी जामे परदेसी के गैल। यानी उस लोक कवि की नज़र में स्त्री की जो नियति है वो किसी बैल यानी पशु से कम नहीं है। जिस तरह एक पशु को एक अनजान ग्राहक के हवाले कर दिया जाता है, वैसे ही भारतीय समाज में लगभग स्त्री की नियति भी यही है। यह उपन्यास दरअसल जो हमारे गांव देहात में की जो स्त्री है उसकी अपने धर्म के प्रति क्या समझ होती है उसको लेकर लिखा गया है। तीसरा उपन्यास मेरा रेत उपन्यास, जो कि पाठकों को बहुत पसंद है, और आज ही मेरे पास एक व्हाट्सएप से एक मैसेज आता है कि कोई बच्चा, किसी बच्चे ने उस पर एमफिल किया था और उस पर वो आया था। रेत उपन्यास दरअसल जो हमारे भारत में, इस देश में जो अपराधी जनजातियां रही हैं, कथित अपराधी जनजातियां, क्रिमिनल ट्राइब्स, उनमें से एक जो कंजर समुदाय है उसको केंद्र में रखकर लिखा गया है। कंजर का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कानन चर, यानी जो जंगल में घूमने वाली जो एक जाति है उसको कंजर कहते हैं। इस तरह की जो हमारे यहाँ जो अपराधी जराइम पेशा जो जातियां हैं, उनके यहाँ जो मर्दों की जो भूमिका है वो एकदम अलग है। इन समाजों में दरअसल मातृसत्ता जिसको कहना चाहिए, स्त्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और उसमें उनका जो मुख्य पेशा है वो प्रोस्टिट्यूशन का है, यौन कर्मियों का है। और आपको शायद सुन के हैरानी हो कि इस उपन्यास पर लेखक के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक छिबरामऊ तहसील है, वहाँ मेरे ऊपर एक लेख पर मानहानि का एक मुकदमा भी चल रहा है। वहाँ एक गेहार समुदाय है जो कि अपने आप को कंजरों का ही अपना एक शाखा मानता है। तो उनका कहना है कि आपने हमारी स्त्रियों का गलत वर्णन किया है। और ये अब कई साल पुरानी बात होगी, ये 10-11 की बात है, 2010 या 11 की। वहाँ उस वक्त ये हालत थी कि लेखक को धनहीन और बुद्धिहीन करने के लिए
उस समुदाय की महिलाओं ने वहाँ एक मज़ार थी, उस मज़ार के वहाँ जो पीपल बंधा हुआ था, धनहीन और विहीन करने की कामना के लिए उस पर धागे बांधे थे, रिबन बांधे गए थे। रेत उपन्यास को सार्वजनिक रूप से जलाया गया था। और मैं जब एक बार कोर्ट में गया था तो समाज के करीब 50 लोगों ने इकट्ठे होकर जो गांधीवादी तरीका अपनाया, किसी ने मुझे, ज़्यादातर लोगों ने हमें अपने फूल दिए विरोध जताने के लिए। उसके बाद चौथा उपन्यास मेरा आता है नरक मसीहा। नरक मसीहा भारत में जो बहुत तेज़ी से पिछले कुछ दशकों से जिस तरह से एनजीओ संस्कृति का विस्तार हुआ है, और उस एनजीओ संस्कृति के चलते एनजीओ की दुनिया से जुड़े लोग किस तरह से गरीबी को एक बाय प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मैंने ये दिखाने की कोशिश की है। मेरा ये मानना है कि एनजीओ की दुनिया में 3 तरह के लोग मुब्तला हैं। पहली किस्म वो जो एक ज़माने में हार्डकोर वामपंथी हुआ करते थे। आज देखिए हमारे यहाँ बहुत बड़े वामपंथियों के, उस तरह के लोगों के बहुत बड़े बड़े एनजीओज़ हैं। वीरेंद्र प्रताप जी नमस्कार, आपका स्वागत है, बहुत देर से आए आप। दूसरी जो लोग हैं वो हैं जो एक ज़माने में विशुद्ध गांधीवादी हुआ करते थे। वो लोग भी क्या है कि उनके भी बड़े बड़े एनजीओज़ हैं। और तीसरी किस्म अब इस एनजीओ की दुनिया में जो शामिल हो गई वो अम्बेडकरवादी है। और मज़े की बात यह है कि इस एनजीओ की दुनिया में उनका कोई वैचारिक टकराव नहीं है। तो इस देश में अगर आप देखें कि जब से ये एनजीओ का विस्तार हुआ, फॉरेन फंडिंग होनी शुरू हुई है, हमारे यहाँ से जन आंदोलन की परंपरा ही लगभग ख़त्म हो गई। अब वो बड़े बड़े जुलूस सांप्रदायिकता के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, एक ज़माना था कि जब 2 रुपये भी गैस के सिलेंडर पर बढ़ता था लोग सड़क पर आ जाते थे। तो साम्राज्यवादी शक्तियों ने सबसे पहले काम यही किया कि जो इन आंदोलनों की अगुवाई करते थे उन्हीं को फॉरेन फंडिंग के माध्यम से उनको तोड़ना शुरू किया। उसके बाद मेरा 5वां उपन्यास हलाला। हलाला आप सब लोग जानते ही हैं, मुस्लिम समुदाय की एक ऐसी परंपरा कि जिसके के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, और इसको मैंने एक स्त्री की नज़र से देखने की कोशिश की है। इस उपन्यास की दरअसल पृष्ठभूमि मैंने मेवात ही रखी है, और वो इसलिए रखी है कि मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को अपने पात्रों के माध्यम से ज़्यादा बेहतर ढंग से कर सकता हूँ। जबकि असल बात यह है कि हलाला मेवात के मेव मुस्लिम समुदाय में प्रैक्टिस में ही नहीं है। वहाँ कोई ऐसा, मैंने तो अपने जानते हुए आज तक कोई ऐसा वाक़या नहीं सुना जिसके के बारे में ये कहा जा सका है कि ये उसकी परंपरा है। मेवात में ये प्रैक्टिस में है। उसके बाद हलाला के बाद मेरा 6वां उपन्यास सुर बंजारन आता है। फिर उसके बाद वंचना और शकुंतला। तो मित्रों, समझता हूँ कि बातें, ये हरि कथा हरि अनंता वाला मामला है। अब कुछ बातें एक लेखक के तौर पर, जो इन दिनों देश के जो हालात हैं उस पर भी अगर हो जाए तो वो इसलिए भी बेहतर होगा कि अक्सर हमारी अपेक्षाएं लेखकों से कुछ अलग तरह की रहती हैं। हम लोगों की ये अपेक्षा रहती है लेखकों से कि वो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी अपनी भूमिका अदा करें। ठीक है, वो करता है, ऐसा नहीं है कि हर लेखक नहीं कर सकता, लेकिन बहुत से लोग कर सकते हैं। कुसुम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी जिस तरह के देश में हालात हैं
और उस हालात के चलते हुए मैं एक मज़ेदार आपको वाक़या बताता हूँ। अभी इसी महीने की बात है कि मेवात में एक विश्व हिंदू परिषद नाम की संस्था है, उसने वहाँ एक रिपोर्ट तैयार कराई जो कि पूरी तरह से रिपोर्ट फर्जी थी दरअसल। और उस रिपोर्ट के मुताबिक मेवात में जो वहाँ का दलित समुदाय है उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ का जो मेव समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, मेव तो कहते नहीं, मुसलमान हैं, वो उनको प्रताड़ित करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, उनकी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं वगैरह वगैरह। मैं खुद मेवात का रहने वाला हूँ और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेवात में चाहे और कुछ हो या ना हो, यानी मेव बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी आपने कभी मेवात के बारे में इस तरह की सांप्रदायिकता से जुड़ी हुई कभी खबरें नहीं पढ़ी हों। मैं आपको एक नई जानकारी और देता हूं कि अभी पिछले दिनों तबलीगी जमात जिसको कहते हैं, ये बड़ा चर्चा में आया है। लोगों में एक ऐसी उसकी इमेज बनाई गई तबलीगी जमात की कि जैसे वो इस देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। आपको शायद सुन के हैरानी होगी कि इस देश में बल्कि विश्व में जो तबलीगी मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो मेवात से ही हुई थी। मौलाना इलियास खंडालवी, जिनके की पड़पोते मौलाना साद साहब, जो अभी निज़ामुद्दीन में इस कोरोना के उसमें बहुत उनको वो चर्चा में आए थे, उनके परदादा मौलाना इलियास खंडालवी ने तबलीग की शुरुआत मेवात से की थी 1920 में, और उसका पहला जलसा 1924 में हुआ, जो मेरी मेवात की राजधानी। मैं कई बार ये सोचता हूँ मित्रों कि आखिरकार मौलाना इलियास खंडालवी साहब को ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि तबलीग की शुरुआत, तबलीग मूवमेंट की शुरुआत मेवात से करनी पड़ी। भाई, इस देश में मुसलमान तो आपके बिहार में भी बहुत हैं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत हैं, खुद जहाँ के वो मुजफ्फरनगर के पास कंधाला के जहाँ के हैं वहाँ भी मुसलमान और भी हैं। तो सवाल ये है कि आखिरकार मौलाना इलियास साहब ने यहीं से क्यों शुरुआत की। तो इस बात इसकी समझ मुझे अब जाकर हुई पिछले कुछ दिनों से। उसका कारण ये था क्योंकि जो मेवात का जो मुस्लिम मेव समाज है वो भले ही धार्मिक रूप से इस्लाम यानी मुसलमान है, वो उसकी धार्मिक जो दिनचर्या है वो इस्लाम से के गिर्द गिर्द, यानी वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, जुमे रोज़े की नमाज़ पढ़ता है, रोज़े रखता है, लेकिन उसके जो सामाजिक व्यवहार हैं वो हिंदुओं जैसे थे और अभी भी हैं। यानी 90 के दशक तक मैंने अपने गांव में, जैसे हमारे पश्चिमी भारत में हिंदुओं में जब शादी ब्याह होती है तो कुम्हार के यहाँ चाक पूजन होता है। यही चाक पूजन हमारे मेवों में भी होता था, ये हमने खुद ने देखा है। कई बार तो ऐसे दृश्य होते थे जी। तो मैं ये कह रहा था कि मेवात का ये जो इस तरह का जो कहना चाहिए कि जो गंगा जमनी तहजीब है, अगर वो आपको देखनी है तो मेवात में देखिए। मैं बार बार मेवात की क्यों बात कर रहा हूँ? जब पहली बार मुजफ्फरनगर में जब सांप्रदायिक दंगे हुए थे तब मैंने कहा था कि आने वाले समय में जो अगला निशाना होगा उन तत्वों के निशाने पर वो मेवात होगा, और उसकी शुरुआत लगभग उस तरह से हो चुकी है जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये दरअसल इस तरह के समाज के लिए, और जो एक लेखक के जो सरोकार होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ
मैं एक चीज़ बहुत ईमानदारी के साथ कहूँ मैं आपको कि जो हमारे यहाँ जिस तरह का वातावरण पैदा हुआ है, आप गांव देहात में जाइए, जो हम शहर में रहते हैं हमें उसकी हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। मैं पिछले 4-5 वर्षों से लगातार महीने 1.5 महीने में गांव जाता हूं, मेवात जाता हूं, तो मैं वहां कुछ ना कुछ बदला हुआ देखता हूं। मेरा मित्रों ये मानना है कि अगर धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक सोच अगर मुसलमानों में बढ़ी है तो उसी अनुपात में हिंदुओं में भी बढ़ी है और उसी तरह का उन्माद, धार्मिक उन्माद अगर हिंदुओं में बढ़ी है तो उसी अनुपात में सिख समाज में भी और ईसाई समाज में भी बढ़ी है। यानी ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा है ये सारी की सारी चीज़ें। तो मेरा अपना ये मानना है कि जब अब मैं एक चीज़ की थोड़ा सा और आपको इशारा कर दूं कि आने वाले समय में, जिसका कि मैंने अपने ये कहा कि मैं आने वाले दो वर्षों में अपने 2 उपन्यास लिखने का, तो मेरा एक जिस पर लिखने का विचार है, जो कि मैंने बीच में रोक दिया था, वो आरएसएस को लेकर है। और उसके लिए आपको सुन के शायद कुछ हैरानी हो कि लगभग 6-7 महीने चुपचाप मैंने एक शाखा में भी जाना शुरू किया था, और उस शाखा में जिस तरह की बातें होती थी वो सब मैं उसको बहुत नज़दीक से मैंने उसका विश्लेषण करता था, उसकी मैं डायरी बना के करता था। तो कहने का मेरा आशय ये है कि ठीक है कि अभी जिस तरह के हालात हैं ये अभी चलेंगे। अभी मेरा अपना मानना है अभी इसकी खेती अभी और थोड़ी सी और लहलहाएगी। और जब तक इस देश में ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, जिसकी कि आज सबसे बड़ी ताकत इस देश का सवर्ण तबका नहीं है, इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सबसे बड़ी ताकत ऐसे लोगों की ताकत दरअसल जो हमारे इस देश की मध्य वर्गीय जो पिछड़ी जातियां हैं, वो इनकी आज की तारीख में सबसे बड़ी ताकत है। यानी मैं अगर उनको कहूं तो उनको मैं नया हिंदू कहता हूं। यानी उनके मन में जिस तरह से जो कंडीशनिंग की गई है एक धर्म और समुदाय विशेष के लोगों के प्रति, मित्रों, वो आने वाले समय में अभी थोड़ा सा अपना और ख़तरनाक रंग दिखाएगी। तो आप सब लोगों से मिलके ये जो मुझे बड़ी खुशी हुई, और प्रगतिशील लेखक संघ उत्तर प्रदेश ने जो मुझे जो आज मौका दिया, मैं इनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और चूंकि मैं देख रहा हूं कि इसमें शायद देखने वाले बहुत कम मित्र हैं, तो कहीं न कहीं हमें इन सब चीज़ों पर भी विचार करना चाहिए कि आखिरकार ये जो हमारी उदासीनता है, इस उदासीनता को और कैसे दूर किया जाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।